आज हम क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर का आगाज करते हैं जो कि ऑपरेटर्स एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं सुना, नहीं पढ़ा, उसके बारे में नहीं समझा, तो लाजमी पिछला लेक्चर पहले रिवाइज करें, उसके बाद फिर अगले लेक्चर पे आएं। तो आज के लेक्चर का आगाज लर्निंग ऑब्जेक्टिव से करते हैं, यानी कि हमने इस लेक्चर में क्या कुछ सीखना है, तो उन टॉपिक्स को पहले देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा ऑपरेटर्स। ये लेक्चर आज का बेसिकली है ऑपरेटर्स के बारे में ही। तो ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ऑपरेटर की एक स्पेसिफिक टाइप है जो कि लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर ऑपरेटर पे डिस्कशन करेंगे। फिर ऑपरेटर्स को डिराग नोटेशन में कैसे शो किया जा सकता है ये देखेंगे। देन ऑपरेटर की कुछ टाइप्स हैं या एग्जांपल्स हैं, जिसमें हर्मिशन एंड एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है, आइडेंटिटी एंड देन इनवर्स ऑपरेटर आएगा। और फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा जो कि आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू है। देन एक और टाइप है ऑपरेटर की जो कि यूनिटरी ऑपरेटर है। फिर यूनिटरी ऑपरेटर के बाद यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे, और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की एक एप्लीकेशन है टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर, वो स्टडी करेंगे। देन ऑपरेटर का अलजेब्रा शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स, और फिर ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स होगा। देन कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे ऑपरेटर्स के दरमियान, और कम्यूटेशन रिलेशन की डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। और एक बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो कि आप यूं कह सकते हैं कोर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। और इस लेक्चर का इख्तिताम करेंगे अनसर्टेनिटी रिलेशन में। तो आइए अपने लेक्चर का ऑपरेटर्स के टॉपिक से आगाज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर आप यूं समझ सकते हैं कि एक मशीन है जिसके अंदर हम कोई इनपुट देते हैं और उससे कोई आउटपुट मिलती है। यानी कि जो इनपुट दी जाती है उसको मशीन के अंदर ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट करके जो चीज़ हमें मिलती है उसको आउटपुट का नाम देंगे। लेकिन ये तो एक कॉमन सी एग्जांपल थी। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर को क्या नाम दिया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स से पहले मैं मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स के अंदर हर फंक्शन पे एक ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है। ऑपरेटर अप्लाई करके कोई वैल्यू मिलती है, कोई नया फंक्शन बन जाता है। तो जो पहले फंक्शन था उसको इनपुट, और जो बाद में फंक्शन मिलेगा ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद उसको आउटपुट का नाम दिया जाएगा। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ऑपरेटर को डिफाइन किया जा सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर क्या होगा? ऑपरेटर इसी तरह से एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होगी जो वेव फंक्शन को दी जाएंगी। वेव फंक्शन को जब मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? वो एक नया वेव फंक्शन होगा। लेकिन याद रखें ये दोनों वेव फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस में होंगे। सो ऑपरेटर को प्रॉपरली यूं डिफाइन किया जा सकता है दैट अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ वेव फंक्शन दैट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू वेव फंक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, इसका ऑपरेशन कैसे शो किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वेव फंक्शन साई है जो कि हिल्बर्ट स्पेस एच में लाई करता है। उसके ऊपर कोई ऑपरेटर ए अप्लाई किया जाता है। ए ऑपरेटर अप्लाई करके वो एक नए वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ए को नाम दिया जाएगा ऑपरेटर। यहाँ पर ए क्या चीज़ है? ए ऑपरेटर है। ऑपरेटर मैंने यहाँ पे जर्नल शो किया है। ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स आएंगी, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होगी, जो इस लेक्चर में आगे जाके हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स किस टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो इन जनरल ऑपरेटर को यहाँ पर ए से शो किया गया है, और जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है वो साई है, और ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो नया वेव फंक्शन बन जाता है वो फाई है।
एक चीज और नोट करें यहाँ पर कि ऑपरेटर को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर शो करने के लिए इसके ऊपर एक हैट लिखा जाता है। किसी भी नंबर के ऊपर जब हैट लिखा जाएगा इसका मतलब ये होगा कि ये ऑपरेटर है। तो दो हमने यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्मेलिज्म्स पढ़नी है, एक वेव मैकेनिक्स और एक मैट्रिक्स मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर को आमतौर पे डिफरेंशियल ऑपरेटर से शो किया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैट्रिक्स मैकेनिक्स देखी जाए उसमें ऑपरेटर को मैट्रिसेस के तौर पे शो किया जाएगा। तो ये ऑपरेटर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मैं दोबारा बता दूं, इस इक्वेशन के अंदर क्लियर हो जाता है कि ऑपरेटर क्या चीज़ है। कोई वेव फंक्शन साई है, उसके ऊपर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस अप्लाई की जाती हैं। मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जो कि इस वेव फंक्शन को एक नए वेव फंक्शन में फाई में चेंज कर देगा। तो इस ए को मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। तो अब देखते हैं व्हाट आर लीनियर ऑपरेटर्स। किसी भी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर उस वक्त कहा जाएगा अगर वो इस मैथमेटिकल रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो मैथमेटिकल रिलेशन लिखा गया है इसके मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेव फंक्शन है जो कि लीनियर कम्बिनेशन है दो वेव फंक्शंस का, जिसमें एक है साई1 और दूसरा है साई2। तो वेव फंक्शन कोई ऐसा है a1 साई1 ऑफ x प्लस a2 साई2 ऑफ x। इस पर कोई ऑपरेटर a अप्लाई किया जाता है। अगर तो ये ऑपरेटर a इंडिविजुअली दोनों स्टेट्स पर, दोनों वेव फंक्शंस पर अप्लाई हो जाता है, लाइक दिस वन कि a1 ऑपरेटर ऑपरेटर साई1 पर अप्लाई होता है जब, तो ये बन जाता है a1 a ऑपरेटर साई1 ऑफ x, और इसी तरह से ये ऑपरेटर साई2 पर भी अप्लाई होता है तो ये बन जाता है a2 a ऑपरेटर साई2 ऑफ x। यानी कि ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों वेव फंक्शंस पर। तो ऐसे ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर जो a1 और a2 है ये कोई कांस्टेंट्स हैं। तो लीनियर ऑपरेटर की एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली जा सकती है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑपरेटर है। अगर डेरिवेटिव ऑपरेटर इसी वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाए, डी बाई डी एक्स जब अप्लाई होगा साई1 और साई2 स्टेट पर, तो वो अलग अलग अप्लाई होगा। यानी कि ये साई1 स्टेट पर अलग से अप्लाई होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बन जाता है a1 डी बाई डी एक्स ऑफ साई1 ऑफ x। इसी तरह से डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर साई2 पर अलग से अप्लाई होता है तो ये बन जाता है a2 डी बाई डी एक्स साई2 ऑफ x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है, दैट इज लीनियर ऑपरेटर। इसके कंपैरिजन में एक और एग्जांपल ली जा सकती है जो कि स्क्वायर रूट ऑपरेटर है। जब स्क्वायर रूट ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है तो हम उसको अलग अलग से इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स के a1 साई1 ऑफ x प्लस a2 साई2 ऑफ x होल स्क्वायर रूट दैट विल नॉट बी इक्वल टू a1 साई1 ऑफ x स्क्वायर रूट प्लस a2 साई2 ऑफ x स्क्वायर रूट। तो ये अलग अलग से अप्लाई नहीं हो सकता, बल्कि ये एज सच इकट्ठा ही स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो ये कौन से ऑपरेटर की एग्जांपल है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा। तो लीनियर ऑपरेटर सिर्फ वही हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि अगर कोई ऑपरेटर ए है और वो दो स्टेट्स पर अप्लाई हो रहा है तो वह अलग अलग से दोनों स्टेट्स पर अप्लाई हो सके, ऐसे ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। जी, तो अब देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। जो हमने अभी आइडिया देखा है ऑपरेटर्स का, तो ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑपरेटर ए है तो उस ऑपरेटर ए को कैसे लिखा जाएगा, उस ऑपरेटर ए को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में यूं लिखा जाएगा दैट ए ऑपरेटर इज इक्वल टू a11 a12 एंड सो ऑन अप टू a1n। एंड सेकेंड रो में आ जाएगा a21 a22 एंड सो ऑन अप टू a2n। एंड लास्ट जो रो आएगी उसमें an1 an2 एंड सो ऑन अप टू ann। अब इसके अंदर जो a11 a12 एंड सो ऑन a1n है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को शो कर रहा है जो कि एक ऑपरेटर के कंपोनेंट्स हैं। तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है मैट्रिक्स एलिमेंट का। ये कोई
एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का, पर्टिकुलर एलिमेंट, जिसको हम आगे भी डिटेल से देखेंगे कि मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है किसी भी ऑपरेटर ए की मैट्रिक्स की फॉर्म में, और जब ये किसी स्टेट साई के ऊपर वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑपरेटर ए है, उसको वेव फंक्शन साई पर जब अप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ए ऑपरेटर का ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर साई को भी इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, कोई नई स्टेट बनेगी जो कि होगा साई 1 प्राइम, साई 2 प्राइम एंड सो ऑन अप टू साई n प्राइम। अब यहाँ पर साइज क्या चीज़ है, साई 1 साई 2 एंड अप टू साई n, ये कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन साई है। तो ये जब ऑपरेटर ए किसी भी वेव फंक्शन साई पर अप्लाई किया जाएगा तो उसके थ्रू एक नया वेव फंक्शन बन जाएगा जिसको साई प्राइम का नाम दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो सिंपली मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पर कैसे अप्लाई होंगे, आप ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और इवन वेव फंक्शन को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें यहाँ पर, बिल्कुल मैट्रिक्स प्रोडक्ट की तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेटर एंड वेव फंक्शन है वो भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा इन जनरल। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर ए जो ऑपरेटर है जब वेव फंक्शन साई पर अप्लाई होता है तो ए ऑपरेटर को लेफ्ट साइड पे लिखा गया है और साई वेव फंक्शन को राइट साइड पे लिखा गया है। जब इनकी मैट्रिक्स फॉर्म पुट की गई है उस वक्त भी ए ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे है और वेव फंक्शन साई राइट साइड पे है, और ये मल्टीप्लाई होकर कोई रिजल्ट साई प्राइम दे देते हैं। इसको कतन ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि साई जो वेव फंक्शन है वो आप लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स लिखें उसका और ऑपरेटर का राइट साइड पे मैट्रिक्स लिखें और उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो कोई पर्टिकुलर केस तो हो सकता है लेकिन इन जनरल ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब ऑपरेटर की एक स्पेशल टाइप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर किसको कहा जाएगा? हर्मिशियन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है जो इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस मैथमेटिकल कंडीशन में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास है एक वेव फंक्शन है साई 1 और दूसरा वेव फंक्शन है साई 2, उस पर ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है। इसको इंटेग्रल की फॉर्म में यूं लिखा गया है दैट इंटेग्रल साई 1 स्टार ए ऑपरेटर साई 2 इंटू डी एक्स वेयर लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हर्मिशियन ऑपरेटर में इसका एक्शन क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें ए ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है साई 2 पर। जब ए ऑपरेटर की जगह हम चेंज करेंगे, इसको लेके आएंगे, इसको ऑपरेट करेंगे ऑन साई 1, तो साई 1 पर जब अप्लाई करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है। जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोडक्ट पर यानी कि ए ऑपरेटर पर और साई 1 पर। जब इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से होगा कि इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि साई 1 पहले आ जाएगा और ए ऑपरेटर बाद में चला जाएगा। तो साई 1 पहले आ गया और उसके ऊपर स्टार है। ए जो ऑपरेटर है इस पे स्टार नहीं लिखा जाता है, इस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए एक डिफरेंट साइन यूज किया जाता है जो कि डैगर होगा, तो ये ए डैगर लिया गया है। जब ये स्टेरिक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन दोनों पर इस प्रोडक्ट पर अप्लाई किया गया तो इनका ऑर्डर भी चेंज होगा, क्योंकि ए बी जो स्टार है वो इक्वल टू बी स्टार ए स्टार होगा, तो उस रिस्पेक्ट से ए साई 1 स्टार इक्वल आ जाएगा साई 1 स्टार इंटू ए डैगर। अब अगर पहले मोस्ट लेफ्ट साइड और मोस्ट राइट साइड को कंपेयर किया जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। मीन साई 1 स्टार उसकी जगह साई 1 स्टार है और साई 2 उसकी जगह साई 2 है, डी एक्स एच एच है, इंटेग्रल की लिमिट्स बिल्कुल उसी तरह से है। तो यहाँ पर क्या चेंज आई है? यहाँ पर चेंज ये आई है कि ए ऑपरेटर उसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया? ए डैगर ऑपरेटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि ए डैगर सिंपली उसी ऑपरेटर के ही इक्वल आएगा। तो इसके लिए कंडीशन मैथमेटिकल ये होगी कि ए इफ ए डैगर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर देन ऑपरेटर इज कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर।
तो यहां से ये पता चल रहा है कि ऐसे ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी ऑपरेटर के ही इक्वल है। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऑपरेट किया जाए किसी वेव फंक्शन पर और सिंपल ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाए तो दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, तो ऐसे ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बात की जाए हर्मिशियन ऑपरेटर की, तो जो भी डायनामिकल वेरिएबल्स होंगे, डायनामिकल वेरिएबल्स में क्या चीज़ें हैं, पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी एटसेट्रा, तो इन डायनामिकल वेरिएबल से रिलेटेड या इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स होंगे वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स ही होंगे। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल ऑपरेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डायनामिकल वेरिएबल्स आर हर्मिशियन ऑपरेटर। इसके साथ साथ मजीद ये भी मैं बताता चलूँ कि हर्मिशियन ऑपरेटर को एक और भी नाम दिया जाता है, वो नाम क्या है, वो है सेल्फ एडजॉइंट। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की ये एग्जांपल्स बताई गई हैं जिसमें पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है एंड डिफरेंट अदर वेरिएबल्स पॉसिबल हैं। इसके बाद हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं, जिसमें पहला थ्योरम ये है कि अगर हर्मिशियन ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है, वेव फंक्शन पर अप्लाई करके कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आइगन वैल्यू का नाम दिया जाता है। लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर के केस में जो भी आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा हमेशा रियल होगी। तो ये इसका एक थ्योरम है हर्मिशियन ऑपरेटर का, दैट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। तो ये थ्योरम मैं अगले लेक्चर में प्रूव करूंगा, आप इसको ट्राई करें कि ये कैसे प्रूव किया जा सकता है। देन दूसरा इसके बारे में हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में थ्योरम है। दूसरा थ्योरम ये है कि जो आइगन फंक्शंस होंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के, ऐसे आइगन फंक्शंस जिनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, ये समझ लें कि एक वेव फंक्शन psi1 है और दूसरा वेव फंक्शन psi2 है, तो दोनों पर हर्मिशियन ऑपरेटर अप्लाई किया गया। तो दोनों पर हर्मिशियन ऑपरेटर जब अप्लाई किया गया, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आई। एक की वैल्यू आ गई कोई भी लाइक a1 है और दूसरे जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई a2। तो ये जो दोनों वेव फंक्शंस होंगे ये ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसके लिए कंडीशन ये होगी कि आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कंडीशन यूं लिखी जा सकती है दैट इंटेग्रल psi1 स्टार psi2 dx इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 2। मीन्स कि अगर दोनों वेव फंक्शंस डिफरेंट होंगे तो डेल्टा फंक्शन, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका रिजल्ट 0 आएगा। और सॉरी ये क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन है, ये मैं करेक्शन कर दूं। तो इसके अलावा अगर ये दोनों सेम स्टेट्स होंगी उस सूरत में जो क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन है इसका रिजल्ट 1 बन जाएगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर के केस में होगा कि अगर कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी उनकी, तो उनका रिजल्ट, उनके जो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट दोनों वेव फंक्शंस का, वो 0 होगा। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स की बात की जाए हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, तो वो दो हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑपरेटर है ए और दूसरा ऑपरेटर है बी। जब इन दोनों का डैगर लिया जाएगा, दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाएगा, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों के डैगर, दोनों के जो हर्मिशियंस हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो अलग अलग हो जाएंगे लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मींस के ए बी होल डैगर, होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू बी डैगर इनटू ए डैगर। इस तरह से दो प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। अब हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड ही एक और ऑपरेटर है, दैट इज एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर ऑलमोस्ट उसी तरह का ही होगा जैसे कि हर्मिशियन ऑपरेटर। उसकी कंडीशन में सिर्फ एक फर्क आएगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि अगर हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं psi1 एंड psi2, दोनों पर एक ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है, तो जब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसके साथ एक नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। तो अगर अल्टीमेट रिजल्ट इसका देखा जाए, मोस्ट लेफ्ट साइड और मोस्ट राइट साइड को अगर कंपेयर करें, तो psi1 स्टार की जगह psi1 स्टार ही है और psi2 की जगह एस एच psi2 है, dx है, लिमिट्स एस एच ही हैं। फर्क कहाँ पे आया है, जो ए ऑपरेटर था उसकी जगह क्या बन गया है, नेगेटिव ए डैगर। यानी कि ए
विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डैगर। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि a इक्वल टू नेगेटिव ए डैगर हो तो ऐसे ऑपरेटर को एंटी हर्मिशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब इसी तरह से एक और टाइप देखते हैं ऑपरेटर की, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में सेम को, आइडेंटिकल को एक जैसा रहने को कहते हैं। तो कॉमनली अगर नंबर्स की बात की जाए, नंबर जो 1 है, यूनिट है, उसको आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। उसको आइडेंटिटी का नाम इसलिए दिया जाता है जब नंबर 1 को किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एज सच ही रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जब किसी वेव फंक्शन पर इसको अप्लाई किया जाएगा तो उस वेव फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्रॉपरली इसको डिफाइन किया जा सकता है, एन ऑपरेटर विच लेफ्ट द वेव फंक्शन अनअफेक्टेड एंड गिव्स यूनिट आइगन वैल्यू। जब एक वेव फंक्शन को एक ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, तो वो जो आइगन वैल्यू होगी वो यूनिट होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ऐसा ऑपरेटर जिसकी आइगन वैल्यू 1 हो या वो वेव फंक्शन को अनअफेक्टेड छोड़े, उस पर कोई फर्क ना आए, तो उस ऑपरेटर को आइडेंटिटी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में देखा जा सकता है कि एक वेव फंक्शन साई है, उस वेव फंक्शन को के ऊपर जब एक ऑपरेटर आई अप्लाई किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 1 और अल्टीमेट रिजल्ट ये बनता है कि सिंपली ये साई रह जाता है। यानी कि आई ऑपरेटर को जब साई पर अप्लाई किया गया तो साई पे वेव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इस रिस्पेक्ट से आई ऑपरेटर को आइडेंटिटी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। और इसका एक और भी नाम है, इसको यूनिटी ऑपरेटर का भी नाम दिया जाता है। तो अब देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आइडेंटिटी ऑपरेटर को, जैसे हमने इन जनरल एक ऑपरेटर को शो किया था, ए ऑपरेटर था और वो ऑपरेटर था A1 1, A1 2 एंड सो ऑन अप टू A1 n, और इसी तरह से फिर सेकंड रो थी A2 1, A2 2 एंड सो ऑन A2 n, और लास्ट रो थी AN1 एंड AN2 एंड सो ऑन एट ANN। तो उसी रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी ऑपरेटर भी लिखा जा सकता है। इसकी पहली एंट्री है 1, दूसरी एंट्री फिर होगी रो वाइज 0 और आखिरी एंट्री भी 0 होगी, और नेक्स्ट रो के अंदर 0, फिर सेकंड एंट्री 1 है एंड सो ऑन 0। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखा गया जो कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। याद रखें कि आइडेंटिटी ऑपरेटर या एनी ऑपरेटर जो होगा वो कॉमनली स्क्वायर फॉर्म में होगा, मीन स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो 1 के इक्वल हैं, लेकिन ऑफ डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 होंगी। तो इसको डिराक नोटेशन में भी देखा जा सकता है। डिराक नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन के अंदर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो इक्वल है साई आई कैट एंड साई आई ब्रा इंटू सम आई। तो ये ब्रैकेट नोटेशन या डिराक नोटेशन लिखी गई है आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और टाइप है ऑपरेटर की, दैट इज इनवर्स ऑपरेटर। अब इनवर्स ऑपरेटर क्या होगा? इनवर्स ऑपरेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक मैथमेटिकल कंडीशन देखते हैं। तो दो ऑपरेटर सपोज करेंगे, एक ऑपरेटर है A और दूसरा ऑपरेटर है B। अगर ये दोनों ऑपरेटर इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इन दोनों ऑपरेटर्स को इनवर्स ऑफ ईच अदर का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर A है और दूसरा ऑपरेटर है B, इन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो इसका रिजल्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर आना चाहिए। अब प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, मींस के A ऑपरेटर को पहले रखें B ऑपरेटर को बाद में, या B ऑपरेटर को पहले रख लें A ऑपरेटर को बाद में। किसी भी सूरत में जब दोनों ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई किया जाए इसका रिजल्ट एक आइडेंटिटी ऑपरेटर आना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिया जा सकता है। तो दो मैट्रिसेस को आप यूँ समझ लें कि जब मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करके अगर उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो उन दोनों ऑपरेटर्स को इनवर्स ऑफ ईच अदर का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर आई आइडेंटिटी ऑपरेटर, A और B कोई भी दो ऑपरेटर हैं और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब इनवर्स फाइंड करने का मेथड क्या है? अगर मैट्रिक्स फॉर्म की बात की जाए, इसके डिफरेंट मेथड्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिए हुए हैं,
जिसमें से एक मेथड तो है एडजॉइंट के थ्रू इनवर्स फाइंड करना और दूसरा मेथड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। तो किसी भी तरीके से इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। फिर इनवर्स ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ज्योमेट्री के अंदर एप्लीकेशंस हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस आएंगी। जो क्वांटम मैकेनिक्स की डिफरेंट केसेस हम देखेंगे, वन डायमेंशनल या डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसमें इनवर्स ऑपरेटर की मजीद एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू अंडरस्टैंड करने से पहले मैं एक दफ़ा ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है या एक्शन है वो क्विकली रिवाइज कर दूं कि लेट्स सपोज कोई एक वेव फंक्शन है साई, जब उस पे वेव फंक्शन उस पे ऑपरेटर ए अप्लाई किया जाता है। ऑपरेटर ए अप्लाई होने के बाद दो सूरतें हो सकती हैं, या तो स्टेट आपको एज सच वापस मिलेगी, यानी कि जो फंक्शन है वेव फंक्शन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वेव फंक्शन चेंज हो जाए। तो अगर वेव फंक्शन चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि स्टेट कोलैप्स हो गई है, और अगर वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती तो स्टेट एज सच वापस मिल जाती है, रिटेन रहती है, तो वो जो है स्टेशनरी स्टेट होगी। अब एक ऑपरेटर ए अप्लाई किया जाता है किसी वेव फंक्शन पे, आपको वेव फंक्शन भी वापस मिलता है और उसके साथ साथ कोई वैल्यू मिलती है। तो जो वेव फंक्शन वापस मिलता है अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती, वो अनअफेक्टेड रहता है, तो ऐसे वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन का नाम दिया जाएगा। और आइगन फंक्शन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आफ्टर एक्टिंग दी ऑपरेटर, उस वैल्यू को आइगन वैल्यू का नाम दिया जाएगा। सो इफ एन ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेटिंग left the wave function unaffected, then wave function is called eigen function and the constant value, अब constant value वही मैंने बताई जो wave function के साथ multiply हो रही है, constant value multiplying with the wave function is called eigen value। इसके मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखा जा सकता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर ऑपरेटर एक वेव फंक्शन साई है, उस पर ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होने के बाद वेव फंक्शन एज सच मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, और उसके साथ साथ कोई वैल्यू मिलती है ए, तो यहाँ पर साई को आइगन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर और ए को आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। और ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर दी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर साई अगेन सिंपली ये वेव फंक्शन नहीं है बल्कि ये आइगन फंक्शन होगा। और इसी तरह जो ए वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सिंपल कोई वैल्यू नहीं है बल्कि ये आइगन वैल्यू है। तो आइगन फंक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई वेव फंक्शन साई है, उस पर एक ऑपरेटर आई अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद आपको वेव फंक्शन एज सच मिलता है साई, लेकिन उसके साथ एक वैल्यू मिलती है 1। तो इस इक्वेशन के अंदर जो साई होगा वो आइगन फंक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, और इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 1। इसी तरह से और भी एग्जांपल ली जा सकती है, जैसे डेरिवेटिव ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई किया जाए, ई रेज पावर एक्स पर अप्लाई किया जाए, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर जब अप्लाई किया जाएगा ई रेज पावर एक्स पर, तो क्या रिजल्ट मिलता है, ई रेज पावर एक्स ही मिलता है। अब ई रेज पावर एक्स के साथ सपोज कर लें कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इक्वेशन के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेज पावर एक्स, जो 1 है वो आइगन वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑपरेटर होगी, और जो ई रेज पावर एक्स है वो आइगन फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव ऑपरेटर होगा। एंड सेम फॉर द इंटेग्रल ऑपरेटर। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए जो आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज वो डिफरेंट हो सकती है। एक बात याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऐसा वेव फंक्शन जो एक ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो वो दूसरे ऑपरेटर का भी आइगन फंक्शन होगा। तो ये ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरी करेंगे। तो इस केस के अंदर जो मैंने बताया कि ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है आई साई इज इक्वल टू 1 साई, तो आई एक आइगन फंक्शन होगा और 1 एक उस आइगन फंक्शन की आइगन वैल्यू होगी। अब ऑपरेटर की एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये किस ऑपरेटर को यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। तो यूनिटरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो इस
फॉलोइंग मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि एक ऑपरेटर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या डैगर है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि इनवर्स ऑपरेटर हो। तो यू डैगर इंटू यू इज इक्वल टू यू इंटू यू डैगर, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि एक ऑपरेटर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बनेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर को यहाँ पर यू ऑपरेटर को नाम दिया जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर। तो इससे एक और भी प्रॉपर्टी देखी जा सकती है कि अगर इस इक्वेशन पे गौर करें, यू डैगर इंटू यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो ये इक्वेशन तो उस ऑपरेटर के लिए होती है जो एक दूसरे के इनवर्स हो। मींस कि अगर एक ऑपरेटर ए है उस ऑपरेटर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बनता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि इनवर्स ऑपरेटर हो। So Hermitian conjugate of unitary operator is equal to inverse of the given operator। तो ऐसे ऑपरेटर को यूनिटरी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। अब जो यूनिटरी ऑपरेटर है इसको यूज करते हुए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हिल्बर्ट स्पेस में हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, दैट इज कॉल्ड बेसिस। बेसिस एक ऐसे सेट को, ऐसे वेक्टर्स के सेट को कहा जाता था जो कि उस हिल्बर्ट स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि ऐसे वेक्टर्स चूज कर लिए जाएं जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, उन वेक्टर्स के सेट को बेसिस का नाम दिया जाता है। तो एक हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ये पॉसिबल है कि एक बेसिस से दूसरी बेसिस में जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मेथड जिसमें एक बेसिस को दूसरी बेसिस में ट्रांसफॉर्म किया जा सके इन द हिल्बर्ट स्पेस, ऐसे मेथड को यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाएगा। सो द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन बेसिस इनटू अदर बेसिस इज इन हिल्बर्ट स्पेस इज कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज करते हैं कि दो डिफरेंट बेसेस हैं, उसमें से एक बेस है फाई एम एंड दूसरी बेस है फाई एम। एक बेस है साई एम एंड दूसरी बेस है फाई एम। इन दोनों को कैसे रिलेट किया जा सकता है? अगर हम ये समझें कि जो पुरानी बेसिस है वो साई एम है और नई बेसिस फाई एम है, तो फाई एम पर एक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको लिखा नजर आ रहा है। ये ऑपरेटर होगा यू एम एन। तो यू एम एन की फॉर्म क्या होगी? यू एम एन की फॉर्म कुछ ऐसी होगी जो कि ये है समीशन साई एन कैट एंड साई एन ब्रा। तो ये जो विद इन ब्रैकेट सारी चीज लिखी हुई है इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का भी नाम दिया जाता है। तो ये ऑपरेटर यू एम एन है, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एज अ यूनिटरी ऑपरेटर। तो इस स्टेट फाई एन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर यू एम एन। तो ये एक नई स्टेट में, नई बेसिस में चेंज हो जाता है। नई बेसिस जो है वो फाई एम है। तो यहाँ पर एक ओल्ड बेसिस को न्यू बेसिस में चेंज किया गया है बाय यूजिंग यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस मेथड को यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। अब यूनिटरी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है इसको हम ब्रा और कैट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डिराक नोटेशन में यूं लिख सकते हैं दैट यू एम एन इज इक्वल टू साई एन एंड फाई एम। तो ये मिलके बनाएंगे फाई एम। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी। तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में उस वक्त लिखना जो है सूदमंद होगा जब आपके पास जो वेव फंक्शन है वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी गई हो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है यू एम एन दैट इज इक्वल टू साई एन ब्रा एंड फाई एम कैट। तो ये इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको एक्सपैंड किया गया है दैट आर एन एंड एम। उनकी वैल्यूज यहाँ पर जो है रिपीट की गई हैं। मींस के एन की वैल्यू 1 से शुरू होके एन तक जाएगी। सिमिलरली
m की वैल्यू 1 से m तक जाएगी। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा गया है। अभी जो हमने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। अब टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कैसे इस यूनिटरी ऑपरेटर की या यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक वेव फंक्शन है साई ऑफ जीरो। तो साई ऑफ जीरो यानी कि टाइम जीरो को जब हम टाइम के साथ एवोल्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो यूनिटरी ऑपरेटर की एक पर्टिकुलर फॉर्म है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, उसको पहले मैं डिफाइन कर दूं प्रॉपरली कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होगा। दैट इज एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू चेंज टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट। टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऐसी स्टेट होगी जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, मींस के टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, टाइम के साथ ये स्टेशनरी होगी, ये चेंज नहीं हो रही। तो ऐसी स्टेट को टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो अगर कोई टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज हो जाती है, तो उस ऑपरेटर को टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। लेट्स सपोज कोई भी एक स्टेट है साई ऑफ जीरो एट सम टाइम t इक्वल्स टू जीरो इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो अगर इस स्टेट को टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि टाइम के साथ इसमें क्या वेरिएशन आ रही है, तो उस सूरत में इस वेव फंक्शन साई ऑफ जीरो पर एक यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। वो यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करके ये स्टेट क्या बन जाएगी, ये स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट से टाइम डिपेंडेंट में चेंज हो जाएगी। यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर देखें, एक स्टेट थी इनिशियली साई ऑफ जीरो, तो उस पर कोई ऑपरेटर u अप्लाई किया गया है, वो अप्लाई करके यही स्टेट एक नई स्टेट में चेंज हो जाएगी। जो नई स्टेट बनेगी दैट विल बी साई ऑफ t। तो यहाँ पर u जो ऑपरेटर है इसको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की जो फॉर्म है वो इस इक्वेशन में बताई गई है कि u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा h t ओवर h कट। अब यहाँ पर जो कैपिटल H है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, t टाइम है और h कट जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साई ऑफ जीरो इनिशियल स्टेट पे ये एक ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये चेंज होके एक टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज हो जाएगी। अब एक्सपोनेंशियल को वो डिपेंड करता है कि टाइम इंटरवल कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसके मुताबिक इसके टर्म्स एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज के थ्रू इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। यहाँ पर u अगेन मैं बता दूं, u यूनिटरी ऑपरेटर है जिसको इस केस में पर्टिकुलरली टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब ऑपरेटर्स के अलजेब्रा के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, इसकी वेरी सिंपल डेफिनेशन है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। लेट्स सपोज कोई भी दो ऑपरेटर है a एंड b, वो किसी वेव फंक्शन पर साई पर अप्लाई हो रहे हैं, तो उनका एक्शन इस इक्वेशन में देखा जा सकता है कि a ऑपरेटर इंटू b ऑपरेटर एक्टिंग ऑन वेव फंक्शन साई। तो ये कैसे इनका एक्शन होगा, ये साइमल्टेनियस एक्शन होगा, मींस के पहले बी ऑपरेटर अप्लाई होगा जो कि इनके दरमियान में सैंडविच है, और उसके बाद कोई वेव फंक्शन बन जाएगा फाई, और उस वेव फंक्शन फाई पर फिर ये ऑपरेटर ए जाके अप्लाई होगा, तो किसी थर्ड वेव फंक्शन चाई में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स का एक्शन देखा जा सकता है। तो दोबारा ये सुन लें कि प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स का एक्शन कैसे होगा कि पहले ए और बी में से बी ऑपरेटर अप्लाई होगा साई पर, जो एक नया वेव फंक्शन बनेगा फाई, फिर उस पर जाकर ए ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो थर्ड वेव फंक्शन में ये चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द एक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स ऑन अ वेव फंक्शन। तो इसकी प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव होता है इन जनरल, यानी कि अगर ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर इस ऑर्डर में लिखे गए हैं और फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी कि बी ऑपरेटर को पहले लिख लें ए ऑपरेटर बाद में लिख लें, तो ये ऐसे एक्ट होगा कि अगर लेफ्ट साइड देखी जाए बी ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा साई पर और उसके बाद ए ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो इस तरह से कोई नई स्टेट मिल जाएगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर बी इंटू ए देखा जाए तो ए ऑपरेटर जब साई पर अप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट कोई वेव फंक्शन फाई नहीं होगा, बल्कि अनदर
डिफरेंट वेव फंक्शन होगा और उस पर फिर जब बी ऑपरेटर अप्लाई होगा वो एक डिफरेंट वेव फंक्शन बनेगा। तो इस वजह से इन दोनों के रिजल्ट सेम नहीं होंगे इन जनरल, लेकिन कोई पर्टिकुलर एग्जांपल हो सकती है जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स कम्यूटेटिव हो। जैसे अगर हम बात करें आइडेंटिटी ऑपरेटर की, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर और ए ऑपरेटर a इंटू आई इंटू साई दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू साई, यानी कि आई ऑपरेटर जब साई पर अप्लाई होगा पहले तो उसका रिजल्ट साई ही रहेगा, आइगन वैल्यू 1 बनेगी, फिर उस पर जाके ए ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा और उसके कंपैरिजन में अगर ए ऑपरेटर पहले अप्लाई कर दें और फिर उसके बाद आई ऑपरेटर अप्लाई करें तो इसकी आइगन वैल्यू 1 ही बनेगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो ए ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा है, ये कॉम्यूटेटिव है इनका प्रोडक्ट। एक और चीज़ याद रखें कि आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा यूनिक ऑपरेटर है कि वो किसी भी दूसरे ऑपरेटर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स की। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो किसी भी फंक्शन को टेलर सीरीज के थ्रू इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन ए एन एक्स एन वेयर एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसी तरह से किसी ऐसे ऑपरेटर को जो कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स हो लाइक एफ ऑफ ए है, उसको भी टेलर सीरीज यूज करके एक्सपैंड किया जा सकता है। टेलर सीरीज यूज करके उस फंक्शन को कैसे एक्सपैंड किया जाएगा दैट एफ ऑफ ए ऑपरेटर, अब यहाँ पे कैपिटल एफ जो है फंक्शन है और ए यहाँ पर ऑपरेटर है, यानी कि ये ऐसा फंक्शन है जो ऑपरेटर्स पर डिपेंड करता है। दैट विल बी इक्वल टू समीशन ए एन ए ऑपरेटर रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर जो है ए ऑपरेटर उसकी पावर एन ली जाएगी। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर ए एन क्या है, ए एन एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं जिनके डिफरेंट वैल्यूज होंगी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। अब अगले जो है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं दैट इज कम्यूटेटर रिलेशन। तो कम्यूटेटर रिलेशन बिटवीन जो ऑपरेटर्स हैं इसकी वेरी सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन यूं की जा सकती है दैट इट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर रिलेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स सिंपल नहीं लिए जाएंगे बल्कि उनका ऑर्डर चेंज करके डिफरेंस देखा जाएगा। तो इसकी फिजिकल डेफिनेशन भी यूं की जाती है कि ये एक ऐसा रिलेशन होगा जो हमें बताता है कि दो ऑपरेटर्स एट द सेम टाइम ऑब्जर्व या मेजर किए जा सकते हैं या नहीं मेजर किया जा सकते। सो द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर रिलेशन। अगर दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी, उनका कम्यूटेटर रिलेशन मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा दैट विल बी रिटन एज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो a कोमा बी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस बी इंटू ए। तो इसको कम्यूटेटर रिलेशन का नाम दिया जाएगा। ये बाय डेफिनेशन कम्यूटेटर रिलेशन लिखा गया है। एक और भी रिलेशन ऐसा ही होता है जिसको नाम दिया जाता है एंटी कम्यूटेटर रिलेशन। तो एंटी कम्यूटेटर रिलेशन मैथमेटिकली यूं लिखा जाता है a कोमा बी पैरेंथेसिस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू ए। सो दिस इज द कम्यूटेटर रिलेशन। ये बड़ा एक जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ख़ास तौर पे जब मेजरमेंट्स ली जाती हैं तो मेजरमेंट के दौरान कम्यूटेटर रिलेशन लाजमी देखा जाता है। तो आइए कम्यूटेटर रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो कम्यूटेटर रिलेशन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कम्यूटेटर रिलेशन लिया जाए दो ऑपरेटर्स का और वो इक्वल टू ज़ीरो ना आए तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ऑपरेटर ए एंड बी डज नॉट कम्यूट। तो इसके फिजिकल मीनिंग क्या होंगे कि ये दोनों ऑपरेटर्स एट द सेम टाइम मेजर नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल दो ऑपरेटर हैं, एक उनमें से ऑपरेटर है पोजीशन ऑपरेटर और दूसरा है मोमेंटम ऑपरेटर और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मींस फॉर एग्जांपल दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या दोनों वाई या दोनों जी एक्सिस के लॉन्ग है। तो आप दोनों को सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। इन दोनों का x और px, x मींस पोजीशन अलोंग x एक्सिस, px मींस मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो दोनों का जो कम्यूटेटर रिलेशन होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि उनमें से एक ऑपरेटर x एक्सिस के लॉन्ग ले लिया जाए, दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग। फॉर एग्जांपल x और py इन दोनों का कम्यूटेटर रिलेशन लिया जाए तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा।
और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर यही कम्यूटेटर रिलेशन एग्जैक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर ए और बी कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने के मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इनको साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है। और इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी इनका कम्यूटेटर लिया जाए और इनका ऑर्डर चेंज करके कम्यूटेटर लिया जाए, यानी कि बी ऑपरेटर को पहले रखा जाए, ए ऑपरेटर को बाद में रखा जाए, तो इनमें नेगेटिव का फर्क आएगा। मींस के ए एंड बी कम्यूटेटर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी एंड ए कम्यूटेटर। तो इस प्रॉपर्टी को एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो पहला ऑपरेटर है वो सम ऑफ टू ऑपरेटर्स है, ए प्लस बी है, और दूसरा ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर सी है। तो इनको कम्यूटेटर रिलेशन कैसे एक्सपैंड किया जाएगा, यहाँ पर आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि ए और बी दोनों जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर दो ऑपरेटर हैं ए और बी और उनका कम्यूटेटर रिलेशन है तीसरे ऑपरेटर सी के साथ, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? जो पहले दो ऑपरेटर हैं उनमें से पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कम्यूटेटर रिलेशन बनाएगा, प्लस जो पहले ऑपरेटर्स में से दूसरा ऑपरेटर बी है वो भी तीसरे ऑपरेटर सी के साथ कम्यूटेटर रिलेशन बनाएगा। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन में भी देखा जा सकता है कि अगर तीन ऑपरेटर अगेन ए बी एंड सी हैं, लेकिन इनका कम्यूटेटर रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए एंड बी प्लस सी, तो इनमें बी और सी दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे ए के साथ। मींस ये कम्यूटेटर रिलेशन बनेगा ए एंड बी प्लस ए एंड सी। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी देखी जा सकती है कम्यूटेटर रिलेशन की, वो क्या है? जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कम्यूटेटर रिलेशन है तीन ऑपरेटर्स का, उनमें से दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इसमें बी जो ऑपरेटर है, यानी कि दूसरे ऑपरेटर्स में से जो पहला ऑपरेटर है, इसको लेफ्ट साइड से बाहर निकालेंगे और ये बनेगा कम्यूटेटर रिलेशन बी इंटू ए एंड सी कम्यूटेटर, प्लस इसी तरह से जो सी ऑपरेटर है इसको राइट साइड से कॉमन निकालेंगे, राइट साइड से बाहर लिखेंगे, तो ये बनेगा ए एंड बी कम्यूटेटर इंटू सी। तो ए एंड बी सी कम्यूटेटर रिलेशन इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड सी कम्यूटेटर प्लस ए एंड बी इंटू सी। तो इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि पहले जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इनको कैसे एक्सपैंड किया जाएगा? इनमें से ए पहले बाहर लिखा जाएगा कम्यूटेटर से और फिर बी को बाहर लिखा जाएगा, लेकिन बी को लिखा जाएगा ऑन द राइट साइड और ए को लिखा गया ऑन द लेफ्ट साइड। और एक और प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर रिलेशन की, वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज सेल्फ कम्यूटेटर। मींस के दो ऑपरेटर एग्जैक्टली सेम हैं तो उनका कम्यूटेटर रिलेशन हमेशा जीरो होगा। जैसे कि x एंड x माइनस x एंड x, तो पोजीशन जो है पोजीशन के साथ कम्यूट करेगी, इसी तरह मोमेंटम मोमेंटम के साथ कम्यूट करेगा, यानी कि उनको एट द सेम टाइम मेजर किया जा सकता है। और फिर आखिरी प्रॉपर्टी है, इसको जैकोबी आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। ये तीन ऑपरेटर्स की जो है परम्यूटेशन बताती है कि तीन ऑपरेटर ए बी एंड सी है तो वो परम्यूट हो रहे हैं, परम्यूटेशन रिलेशन बना रहे हैं, ए एंड बी सी कम्यूटेटर प्लस बी एंड सी ए कम्यूटेटर प्लस सी एंड ए बी कम्यूटेटर, और फिर इनके मजीद कम्यूटेटर हैं, तो ये तीनों कम्यूटेटर रिलेशन ऐड किए जाए, इसका रिजल्ट जीरो बनेगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी गई है कम्यूटेटर रिलेशंस की। तो जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे उसमें ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स आएंगी, तो उसमें इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और इनको वेरीफाई भी करेंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। क्वांटम मैकेनिक्स सारी जो है फील्ड डेवलप करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उन मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी किया जा सके जिनको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो फिजिक्स का जो है अल्टीमेट पर्पस होता है मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने आती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी पर्पस अल्टीमेट यही होगा कि हम डिफरेंट ऑपरेटर्स वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके कोई मेजरमेंट सामने आएगी। तो मेजरमेंट से रिलेटेड ये टर्म है दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूं डिफाइन किया जा सकता है
the probabilistic expected value of dynamical variable during measurement in quantum mechanics is called expectation value। तो ये probabilistic expected value बताता है किस चीज की, डायनामिकल वेरिएबल्स की। डायनामिकल वेरिएबल पे पहले भी बात हो चुकी है। डायनामिकल वेरिएबल के अंदर पोजीशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। तो आप एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वेव फंक्शन पे, मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेके कोई आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नाम दिया जाता है। तो ये कैसे फाइंड की जा सकती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इसको फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन यूज करते हैं। वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, अगर ऑपरेटर ए है तो ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ए एक्सपेक्टेशन को यूं लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल साई स्टार ए साई डी एक्स बाई साई स्टार साई डी एक्स। समटाइम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसका फार्मूला कुछ बुक्स के अंदर आपको कुछ यूं मिलेगा, इसमें डिनोमिनेटर नहीं होगा, मींस डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 होगा। ये वो केस होगा जब जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के केस में साई स्टार साई इंटेग्रल इक्वल टू 1 होता है, तो ए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो सिंपली बन जाएगी इंटेग्रल साई स्टार ए ऑपरेटर इनटू साई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिराक नोटेशन में भी देखा जा सकता है। अगर डिराक नोटेशन की बात की जाए, यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी साई ब्रा ए साई कैट divided by psi bra and psi cat. So this is the formula for the expectation value. Expectation value different जो 1 dimensional 3 dimensional problems आएंगे उसमें फाइंड की जाएगी, और आमतौर पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए होती है वो पोजीशन और मोमेंटम की, और उसके साथ साथ फिर इसी तरह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी कि एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट केसेस में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जो डिफरेंट अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पे मजीद डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी रिलेशन। जैसे अभी मैंने बात की थी कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जब भी फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स की बात होगी तो अनसर्टेनिटी पे लाजमी हम बात करेंगे। अनसर्टेनिटी सिंपल मीनिंग इसके क्या है, मेजरमेंट के दौरान जो पॉसिबल एरर होता है तो उसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है। पॉसिबल एरर की फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, मतलब अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, परसेंटेज, तो इसकी डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं सिंपल फिजिक्स के अंदर जो मेजरमेंट की जाती है। अनसर्टेनिटी के सोर्सेज क्या हैं, इसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ये ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, ड्यू टू जो है ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो अनसर्टेनिटी है वो अपीयर होगा ड्यू टू ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेट किया जाता है स्टेट के ऊपर, और स्टेट पे जब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं उसके थ्रू कोई एरर आने के चांसेस होते हैं, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। तो कितनी वेरिएशन पॉसिबल है, इसको एक मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू लिखा जाता है। अगर एक ऑपरेटर ए है, वो ऑपरेट किया जाता है किसी वेव फंक्शन पे, तो वो ऐसे ऑपरेट हम करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाएगा। अनसर्टेनिटी मैथमेटिकली ए स्क्वायर माइनस ए मॉड स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। इसकी मीनिंग क्या है कि आप किसी वेव फंक्शन पे ए स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई कर दें, और इसी तरह से फिर हम अप्लाई करते हैं ए ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर अप्लाई करके दोनों की मीन्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ली जाती हैं। तो ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ये है ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ये दोनों अलग से फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द अनसर्टेनिटी। तो दो ऑपरेटर्स की अगर अनसर्टेनिटी देखनी है, दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड बी कॉम्यूटेटर रिलेशन एंड इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड इट्स मॉड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अप्लाई किया जा सकता है, पर्टिकुलर केस देखा जा सकता है पोजीशन और मोमेंटम का। पोजीशन और मोमेंटम पे जब ये दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का रिलेशन या प्रोडक्ट
रिलेशन अप्लाई किया जाएगा दैट विल बिकम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर टू। ये हमने अभी प्रूव नहीं किया, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि P और X और P का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो इक्वल होता है आयोटा एच कट। तो यहाँ पे अगर आयोटा एच कट इंसर्ट किया जाए तो आयोटा क्योंकि मॉड की वजह से खत्म हो जाएगा, सो दिस रिलेशन बिकम्स एच कट बाय 2। तो ये अनसर्टेनिटी रिलेशन है, और इस अनसर्टेनिटी रिलेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं उनमें कितनी अनसर्टेनिटी बनती है। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट्स में लाजमी लिखें।